नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM बिहार। बिहार के लोग हैरान हैं कि नीतीश बाबू राम मंदिर चंदा चोरी पे बोल नहीं रहे हैं। नृपेंद्र मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग नहीं उठ रही है कि टुन्नू यादव बेचारा एक बैकवर्ड मिल गया, उसी को लेकर सब लोग दौड़े पड़े हैं। खेल क्या है इस राजनीति का? नृपेंद्र मिश्रा क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहे हैं? अभय दुबे जी से मैंने तीखे सवाल पूछे हैं, आपको मजा आएगा। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। चंदा चोरों के मामले में एक नया ख्याल आया मेरे को आज। ख्याल ये आया कि मीडिया वाले सबसे ज्यादा टुन्नू यादव के पीछे पड़े हुए थे। और टुन्नू यादव ऐसा लग रहा था पिक्चर का हीरो टुन्नू यादव। हम्म। फिर मैंने देखा जो बाकी नाम हैं वो सारे के सारे हम्म। ऊंची जातियों के हैं। कोई पंडित जी हैं, कोई बंसल जी हैं। तो ये जो माल कमाते हैं ये तो ऊंची जाति के लोग काट होते हैं। और जब नंबर आता है तो पिछड़ी जाति का एक आदमी सामने आ जाता है कि उसको बकरा हम्म। बना दो, क्योंकि मीडिया में आमतौर पे ऊंची जाति और उसमें भी ब्राह्मण, हमारे आपके बिरादरी, हम दोनों ब्राह्मण हैं, इनका प्रभुत्व है। तो ये जानबूझ के हम लोग क्या बकरा ढूंढ लेते हैं, टुन्नू यादव मिल गया। दूसरी बात, हमेशा हम कहते रहे हैं, आपके संग भी कई बार कहा कि भाई मंदिर का मुख्य पुजारी कोई दलित क्यों नहीं बना देते, कोई कोई पिछड़ जाती क्यों? नृपेंद्र मिश्रा कारसेवकों पे गोली चलवाए वो भी नृपेंद्र मिश्रा, माल कमाए वो भी नृपेंद्र मिश्रा, माल कमाए वो चंपत राय। तो ये सब क्यों होता है? इसके पीछे कारण क्या है? ऊंची जातियों को माल कमाने में भी कोई एक्सपर्टाइजेशन होता है, उनकी विशेषज्ञता होती है। देखिए, मैंने सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज, जिसका हिंदी में नाम था विकासशील समाज अध्ययन पीठ, उसमें 20 साल काम किया है। तो उसके एक बड़े विश्वविख्यात विद्वान हैं प्रोफेसर आशीष नंदी, जिनको आशीष दाना कह के हम लोग बुलाते हैं। उनकी एक बहुत मशहूर किताब है इंटीमेट एनिमी, इसका मैंने हिंदी में अनुवाद भी किया है। इस अनुवाद का शीर्षक है जिगरी दुश्मन। जिगरी दोस्त होता है, लेकिन उसका शीर्षक है जिगरी दुश्मन। तो आशीष नंदी ये कहते थे, उनकी ये थीसिस थी कि जब ब्राह्मण या ठाकुर या बनिए भ्रष्टाचार करते हैं तो उसकी तरफ पहले तो लोगों का ध्यान नहीं जाता, और ध्यान जाता भी है तो वो लोग पतली गली ढूंढ लेते हैं और निकल लेते हैं उसमें से। लेकिन जब कमजोर जातियों के लोग भ्रष्टाचार करते हैं, जैसे कि दलित, जाटव या यादव, ये लोग करते हैं भ्रष्टाचार, तो वो भ्रष्टाचार इतनी खूबी के साथ नहीं कर पाते और बेचारे पकड़ जाते हैं। मतलब उनकी भ्रष्टाचार करने में वो कुशलता नहीं होती जो ऊंची जातियों के लोगों को भ्रष्टाचार में होती है। वो पकड़ जाते हैं और फिर उनको बड़ी बहुत बुरी तरह घसीटा जाता है, बड़ी बदनामी होती है उनकी, और उनको बड़ी लंबी लंबी सजाएं होती हैं। उन्होंने उसका उदाहरण दिया कि जब शिबू सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा को रिश्वत दी गई बहुत बड़े पैमाने पर, और वो उस रिश्वत को जो एक बहुत बड़े बड़े ब्रीफ केसेस में नकदी बंद थी, और वो उन्हें पता ही नहीं था उन आदिवासी सांसदों को। वो उस नकदी को सीधे लेकर उसको ब्रीफ केस को उठाए, उस बड़े बड़े सूटकेस को उठाए हुए बैंक पहुंच गए, और उन्होंने सीधे जाके उसको बैंक में जमा करने की कोशिश की उस नकदी को। उस चक्कर में सब पकड़ गए। बहुत मशहूर घटना है ये, आपको ध्यान होगा। हाँ। तो उसमें पकड़ गए सब। तो तभी उन्होंने ये थीसिस बनाई थी कि ये जो कमजोर जातियों के आदिवासी, दलित, ओबीसी, ये सब लोग जो होते हैं तो इनको भ्रष्टाचार करना नहीं आता है, और ये दरअसल इनको चूंकि सत्ता से नजदीकी हासिल हो गई है तो भ्रष्टाचार करने के मौके मिल गए हैं, लेकिन ये वो कुशलता भ्रष्टाचार में नहीं प्राप्त कर पाते जो ब्राह्मणों, ठाकुरों और बनियों को प्राप्त होती है, और कायस्थों को प्राप्त होती है, भूमिहारों को प्राप्त होती है। लेकिन राम मंदिर का मसला इससे कुछ अलग है। वो आशीष दा की थीसिस का अंग नहीं हो सकता। राम मंदिर के मसले में आप टिन्नू यादव को इसलिए मत बरी कीजिए सारे आरोपों से क्योंकि उनके नाम के साथ यादव लिखा हुआ है उसके नाम के साथ, क्योंकि उस 8 लोगों के ग्रुप में बाकी लोग तो ब्राह्मण हैं। जो जेल में टिन्नू यादव के साथ भेजे गए ब्राह्मण। ये सही बात है कि अयोध्या में कुछ ऐसे लोग हैं जो ये मांग कर रहे हैं कि टिन्नू यादव को फांसी दे देनी चाहिए और बाकी लोगों को रिहा कर देना चाहिए। इस तरह की बात भी हो रही है। तो कुछ कुछ ना कुछ तो इसमें वो पहलू भी है, लेकिन मेरे ख्याल से ये बात पुरानी हो गई है। अब कुछ ये राम मंदिर वाले मसले में जो हो रहा है वो बिल्कुल नए किस्म की चीज है। इसको समझना बहुत जरूरी है। वो नयापन क्या है? वो नयापन ये है कि इन 8 लोगों के दरवाजे पर ठीकरा फोड़ दो, इनको जेल में डालो,
और जितना ज्यादा इनके ऊपर छापे मारे जाएं, इनके घरों पे बुलडोजर चलाए जाएं, पूरा सीन क्रिएट किया जाए कि हम लोग देखिए सरकार जो है वो करप्शन के खिलाफ कितना जबरदस्त एक्शन ले रही है, और फिर जो गोदी मीडिया के एंकर और एंकरनियां हैं वो सबको दिखाएं कि देखिए सरकार कितना जबरदस्त एक्शन ले रही है। ये तो हुआ इनको दिखाकर ये साबित करना कि सरकार बिल्कुल सक्रिय है, सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है। दूसरी तरफ लोगों के मन में एक शक भी है कि छुटभइयों को आपने फंसा दिया है, तो शक को दूर करने के लिए जो छुटभइयों से थोड़े ऊपर के हैं, यानी चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव, इनके दरवाजे पर ठीकरा फोड़ दिया जाए। जब कभी जो असली जिम्मेदार हैं घोटाले के उनको पता लगेगा कि टुन्नू यादव वगैरह और ये सब जो लोग हैं इनके नाम के साथ मिश्रा और शुक्ला भी लिखा हुआ है, उन सबको बंद कर देने से भी काम नहीं चलेगा और उस मसले पे मिट्टी नहीं डाली जा पाएगी। तब नंबर ये आएगा, तब एक बार चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को भी गिरफ्तार करके दिखा दिया जाएगा। मतलब ये बिल्कुल सुरक्षित रखे हुए हैं कि जब इनसे नहीं काम चलेगा तो इनको पकड़ के बता देंगे कि हमने देखिए करप्शन के खिलाफ कितनी जबरदस्त कार्रवाई की। असली मसला है पब्लिक ओपिनियन का, जनता क्या सोच रही है उसको तसल्ली देना है कि सरकार बड़ी जबरदस्त कार्रवाई कर रही है। आज दत्तात्रेय होसबोले ने इतने दिन बाद एक वक्तव्य जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई राम भक्त जो है वो बहुत दुखी हैं, उनको उनका हृदय विदीर्ण हो गया है, उनको कुछ करना चाहिए और बिल्कुल कड़ी सजा मिलनी चाहिए इन लोगों को। तो पहली कतार में ये लोग हैं 8 लोग जिनको फंसाया गया है, दूसरी कतार में नंबर आएगा इन तीनों का, क्योंकि देखिए टीवी पे दोनों काम हो रहे हैं। टीवी पे जो फंसाए गए लोग हैं उनके ऊपर भी हथौड़े चल रहे हैं, लेकिन साथ में चंपत राय एंड कंपनी में 2 लोग और जोड़ दीजिए आप, गोपाल राव और अनिल मिश्रा, इन दोनों का भी नाम लगातार आ रहा है, ताकि लोग अगर और ज्यादा बड़ी कुर्बानी चाहें तो इन तीनों की कुर्बानी दे दी जाए। जब तक इन 8 लोगों की कुर्बानी नहीं दी जाएगी और जरूरत पड़ी तो इन तीनों की कुर्बानी नहीं दी जाएगी, तब तक उन लोगों को नहीं बचाया जा सकता जिनके घरों में 2021 से, जिनके खजानों में 2021 से ही लगातार अयोध्या में श्रद्धालुओं का और राम जन्मभूमि के समर्थकों का दिया हुआ माल साइफन नहीं हो जाएगा। साइफन किसको कहते हैं? जब मैं 7वें 8वें में पढ़ता तो मैंने फिजिक्स में साइफन की थ्योरी पढ़ी थी। अगर एक बर्तन में पानी का तल ऊंचा है और दूसरे बर्तन में पानी का तल नीचा है, तो साइफन का मतलब यह है कि ऊंचे तल का जो बर्तन है उससे नली उसमें डाल दी जाएगी तो पानी उधर से उधर चला जाएगा और दोनों का तल बराबर हो जाएगा। इसको कहते हैं साइफन आउट करना। ये बिजनेस में भी काम काफी चलता है कि भाई उन्होंने कंपनी से माल साइफन आउट करके अपने अकाउंट में डाल दिया, या एक कंपनी से साइफन आउट करके माल दूसरी कंपनी में ले गए। यहां 2021 से ही सारा माल साइफन आउट हो रहा है, चाहे जमीनों के घोटाले का सवाल हो, या जो सप्लाई की जाने वाली सामग्री है उसमें 40% कमीशन का सवाल हो, चाहे चढ़ावे को उड़ाए जाने का सवाल हो, हर जगह माल को साइफन आउट किया जा रहा है। साइफन आउट करके माल कहां जा रहा है? वो कौन सी तिलिस्मी गुफा है जिसके अंदर माल रखा जा रहा है? उस पर किनका पैरा है? वो 40 चोर कौन है? केवल उन्हें ही पता है कि खुल जा सिमसिम से गुफा का दरवाजा खुलता है। ये है असली सवाल। अबे जी, आपने कहा कि जो ऊंची जाति के लोग होते हैं बड़े हुनरमंद होते हैं भ्रष्टाचार करने में, तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो पिछड़ों की और दलितों की बड़ी हितैषी है, बड़ा संरक्षण देती है। तो नृपेंद्र मिश्रा एक केंद्र क्यों नहीं खोल लेते कि आओ भ्रष्टाचार सिखाते हैं, आओ चंदा चोरी सिखाते हैं? तो अगर ऐसा केंद्र खोले तो बाकी उसमें कुछ क्लासेज हों कि जो संघ के पिछड़ी जाति के अगर कुछ प्रचारक हैं तो उसमें वो नृपेंद्र मिश्रा से, चंपत राय से दीक्षा लें,
इतना कलेजा भी तो चाहिए भगवान राम के मंदिर की देखिए ये चंदा सब चोरी। लोग प्यादे हैं, मैं ये मानता हूं, ये सब लोग प्यादे हैं। नृपेंद्र मिश्रा एक बड़े प्यादे हैं, चंपत राय भी एक बड़े प्यादे हैं, उनसे छोटे प्यादे अनिल मिश्रा और गोपाल राव हैं, और ये और भी छोटे छोटे प्यादे हैं, ये 8 लोग, ये सब प्यादे हैं। असली किंग पिन जो है ना वो कहीं और बैठा हुआ है। इस पूरे अच्छा, मसले ये का भी चैलेंज तो वही है, उस कहाँ किंग बैठा पिन को है? छुपाने के लिए ही इन सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। कहाँ बैठा है, कर्नाटक में या गुजरात में? कर्नाटक में हो सकते हैं, वो गुजरात में हो सकते हैं, वो नागपुर में हो सकते हैं, वो झंडेवालान में हो सकते हैं, वो राउज एवेन्यू यानी दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे हो सकते हैं, वो कहीं भी हो सकते हैं। कहीं ना कहीं वो तिलिस्मी गुफा है जो चंद्रकांता संतति के उपन्यासों में पाई जाती थी, और सारा माल उसके अंदर जो है ना वो जमा हो रहा है। मैं तो अली लगातार बाबा, जितना भी बोल रहा हूं इसी बात पे बोल रहा हूं। तो ये अली बाबा और 40 चोर वाली कहानी है। देखिए ये सब मुहावरे हैं, पुरानी कथाएं हैं, बचपन में हमने पढ़ी थी, इनके जरिए हम अपनी बात को लोकप्रिय तरीके से कहते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि बहुत बड़े पैमाने पर इस देश में जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो भ्रष्टाचार कुछ जादुई तरीके से बड़ी अच्छी किसी व्यवस्था के जरिए सब घूम फिरकर एक खास जगह पर जाता है, वहां पर ये सब चीजें जमा होती हैं। उसमें जगह पे ले जाने वाले लोग भी बीच में थोड़ा बहुत ले लेते हैं उसके अंदर से, लेकिन वो बहुत मामूली रकम है। असली बात है वहां जाना, और ये इसलिए संभव हो पाया है कि मंदिरों की जो इकोनॉमी थी, जो टेम्पल इकोनॉमी है, उसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बिल्कुल बदल दिया है। पहले क्या होता था कि मंदिरों में नैवेद्यम यानी पत्रम पुष्पम और खाद्य पदार्थ और कुछ थोड़ी सी नकदी ले जाने का चलन था। सब लोग थोड़ी, कोई पूड़ी ले जाता था, कोई फल ले जाता था, कोई लड्डू ले जाता था, कोई पेड़े ले जाता था, कोई बूंदी ले जाता था, है कोई फूलों, उसमें पत्रों में रखे हुए फूल ले जाता था, हरे पत्तों में रखे हुए। और ये मंदिर के बाहर ही सब चीजें मिल जाती थी, वहां दुकानें लगी होती थी, मिल जाती थी। आपको राम मंदिर के बाहर ही चीजें नहीं मिलेंगी, क्योंकि राम मंदिर में ये चीजें ले जाना मना है। राम मंदिर में केवल आप एक चीज का चढ़ावा कर सकते हैं, वो है नकद, रोकड़ा, भगवान भी कैश। कैश पसंद करते हैं, भगवान भी कैश हाँ, पसंद करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भगवान कैश पसंद करते हैं। गोल्ड भी है, जो पहना है वो भगवान जी को हमारे पता है। हमारे और आपके भगवान जो पहले जमाने के थे, वो फल फलहरी भी सब पसंद करते थे, वो यहाँ लड्डू पेड़े भी यहाँ पसंद करते थे, यहाँ बूंदी भी पसंद करते थे, बेसन के लड्डू यहाँ हनुमान जी कैश, को हम यहाँ लोग कैश है, खिलाते थे, वो भी पसंद करते थे। यहाँ यहाँ कैश पे है। मामला सिर्फ कैश पसंद करते हैं। देखिए राम नाम गुजराती मॉडल जपना। है ये, गुजराती मॉडल है ये। सोमनाथ के मंदिर में सिर्फ कैश जमा होता है, कैश डाला जाता है। यहां भी सब कैश जमा होता है। कैश का मतलब है कोई झंझट नहीं है, कौन चढ़ाए गए, कोई लड्डुओं को बेचेगा, उससे क्या कैश होगा? वो तो गंदगी फैलाएंगे, बिखरेंगे, झाड़ू पे चले जाएंगे वो लोग, ये भिखारियों को, बाद जो में राम, भिखारियों के पास जाएंगे। यहां पे क्या है, सॉलिड कैश जमा हो रहा है। 44 दान की पेटियां हैं, उनको दिन में 2-2 3-3 बार खाली किया जाता है, फिर उनको बोरों में भरा जाता है, फिर उन पेटियों को या तो कर्नाटक ले आया जाता है, या नागपुर ले आया जाता है, या झंडेवालान ले आया जाता है, या दीनदयाल उपाध्याय मार्ग ले आया जाता है। मुझे केवल ये 4 एड्रेस पता है। अब इन 4 एड्रेसों के अलावा भी कुछ और एड्रेस हो सकते हैं, वो मुझे नहीं पता। कम अबे से कम जी, मुझे 4 अबे एड्रेस अबे पता है कि अबे जी, अगर आप इसी तरह मुखर होके बोलते रहे तो आपको 2 एड्रेस और याद हो जाएंगे, एक इनकम टैक्स का और एक ईडी का। अब देखिए ऐसा है कि जो होना होगा वो तो होगा, लेकिन अब आपने सवाल पूछ दिया है तो मैं जवाब तो दूंगा। और आप ये मत ये बात समझिए तो सवाल पूछने वाले आप हैं, आप भी नहीं बचेंगे, आपको भी हाँ, एड्रेस ये दोनों बात याद रखना चाहिए। ये बात भी सही है। तो फिर ये है, कैश छड़ाओ फिर राम नाम जपना, पराया माल अपना, ये गाना गाओ। सबसे मजे की बात ये आई कि विनय कटियार ने बड़े जोश में कह दिया कि रात के 2 बजे प्रधानमंत्री ने मुझे फोन किया। वो बेचारे ढक्कन में लगे हुए हैं, बर्फ में लगे हुए हैं, तो ये कह के वो अपनी नंबर बढ़ाना चाह रहे थे कि रात के 2 बजे मुझे प्रधानमंत्री फोन नहीं करते किया हैं। होगा, मैं हाँ, विनय कटियार की बात से इनकार नहीं करता। अरे नहीं किया हो, देखिए, किया नहीं होगा। नहीं देखिए, विनय कटियार की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कह सके कि प्रधानमंत्री ने मुझे फोन हाँ किया।
हाँ हाँ, किया किया, बिल्कुल देखिए किया, मुझे अगर विनय मालूम। कटियार ये झूठ बोलेंगे तो प्रधानमंत्री तो वहीं बैठे बैठे उनका सिर कलम करवा देंगे। नहीं, बात मान रहा हूँ, सिर किया, कलम का उन्होंने मतलब, ये किया। सिर कलम का मतलब वो शारीरिक रूप से सिर कलम नहीं, उनकी राजनीति पहले ही से ही खत्म पड़ा, ढक्कन बनी हुई है खत्म। और पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। उनकी मुंह पे टेप नहीं, लग बिल्कुल जाएगा। खत्म, बिल्कुल उन्होंने उनके कहा रिश्ते और किया भी। उनके रिश्तेदारों के स्क्रू कस दिए जाएंगे। तो बड़ी बात नहीं, उन्होंने किया भी प्रधानमंत्री की, लेकिन वो देखिए बड़े जोश में कह गए। निश्चित रूप से, देखिए आप क्या समझते हैं इस मसले से प्रधानमंत्री के हृदय में बेचैनियां नहीं हो रही होंगी? देखिए जब सब कुछ ठीक चलता है तो सवेरे उठ के आराम से मोर को दाने चुगाते हैं, अपनी बिल्लियां पाली होंगी तो उनको खिलाते हैं, या प्रधानमंत्री आवास के पीछे जो एक खास तरह की उन्होंने व्यायाम भूमि बना रखी है, उस पर वो आराम से व्यायाम करते हैं, चट्टान के ऊपर लेट के अपनी पीठ सीधी करते हैं, ये सब काम करते होंगे। लेकिन अगर सोचिए कि एक ऐसा प्रकरण हो गया है जिससे पूरी आस्था डगमगा सकती है, तो लोग पूछ सकते हैं कि जो व्यक्ति खुद विष्णु भगवान का अवतार है उसकी देखरेख में ये कैसे हो गया? इसका मतलब है विष्णु भगवान का अवतार नहीं है, झूठ बोलता है। ये भी तो मसला है ना। हाँ, लेकिन मैं जो विनय कटियार वाली बात कह रहा था अभय जी, उसमें मजेदार बात यह है कि बड़े जोश से उन्होंने कहा कि चंपत राय की, राव की गिरफ्तारी होगी, फिर चूड़ी हम्म। कसी गई होगी, तो चित्रा त्रिपाठी से कह रहे मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। चित्रा त्रिपाठी ने बयान सुनवा दिया, एकदम पलट गए वो कि फिर फोन जो था रात के 2 बजे था, फिर वो फोन 11 बजे हो गया। विनय कटियार कह रहे नहीं, वो फोन 11 बजे आया था। किसने फोन किया होगा? विनय कटियार को डांटा होगा, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुमने ये कह दिया चैनल पे। खैर ये तो हम लोग नहीं कह सकते इस बात के बारे में, हम लोग इसकी प्रीवी नहीं है, मैं हम लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। लेकिन ये निश्चित है कि कुछ ना कुछ जरूर घटित हुआ है विनय कटियार और पीएमओ के बीच में, कुछ ना कुछ जरूर घटित हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री के हृदय में जो बेचैनियां होंगी, उन्होंने सोचा चलो विनय कटियार से बात कर लेते हैं। उनको कुछ ना कुछ जरूर पता होगा। पुराने नेता हैं, नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से परिचित हैं, और जिन दिनों विनय कटियार राम जन्मभूमि आंदोलन में बहुत सक्रिय थे, उन दिनों तो प्रधानमंत्री जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे बीजेपी के। एक तरह से समकक्ष थे दोनों। वो भी बैकवर्ड है, वो कुर्मी है, वो जात के घांची हैं, तेली हैं, दोनों बैकवर्ड हैं। समकक्ष और सीनियर तो शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे भी होते थे, टक्कर बन गए दोनों। देखिए ये सब छोड़ दीजिए बात, बस जब शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे की के संदर्भ में बात होगी तो उससे जुड़ी हुई बातें भी होंगी। अभी विनय कटियार, चूंकि अयोध्या आंदोलन का सवाल है, अयोध्या आंदोलन में कभी शिवराज सिंह चौहान का नाम तो हमने सुना नहीं, ना हमने वसुंधरा राजे का नाम सुना, विनय कटियार का नाम जरूर सुना है, नरेंद्र मोदी का भी नाम सुना है। जब अच्छा, विपक्ष भी कम हमलावर नहीं है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने 6 तारीख से पूरा एक अभियान मंदिर चोरी पे निकालने का फैसला कर दिया। संजय राउत तो लगातार हमला कर रहे हैं। महाराष्ट्र में बाकायदा रैलियां निकाली जाएंगी, चंदा चोर। अगर ये नहीं आंदोलन नहीं, ये पूरे सब देश में नहीं, ये सब तो होगा ही। इसीलिए तो अगर ये बेचैनी ना होती तो नरेंद्र मोदी एक पिटे पिटाई नेता, जिसकी कोई औकात नहीं रह गई है, जिसकी कोई बात नहीं सुनता है, जिसकी मूछें सफेद हो चुकी हैं, उस विनय कटियार को फोन क्यों करते? कुछ तो है। हम लोग तो अपनी हम और आप तो अपनी मूछों में कलर लगा लेते हैं। नहीं, मैं नहीं लगाता, मेरे ठीक है, ओरिजिनल ओ, बढ़िया। आपकी मूछें स्वाभाविक रूप से काली हैं, आप धन्य हैं। हाँ हाँ, एकदम एकदम हाँ, एकदम लेकिन एकदम। विनय कटियार की मूछें सफेद है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उधर एक नई क्रांति हो रही है, मुझे लगता है। महाराष्ट्र में एक तरफ तो ये आंदोलन कर रहे हैं, दूसरा महाराष्ट्र के जजों को जस्टिस लोहिया का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। ये जज भूल जा रहे हैं। एक जज ने आज एक जमानत दे दी, वो भी मुस्लिम को, और ये कहा कि उसको जिला बदर किया गया था कि वो जो है सरकार के खिलाफ नारे लगाया था। जज साहब एकदम भड़क गए कि भाई अमित शाह मुर्दाबाद कहना क्या इस देश में लोकतंत्र के लिए बहुत बुरी बात है, आप जिला बदर कर देंगे, मतलब किसी देखिए भी पॉलिटिकल ये पार्टी। पूरी मैंने खबर पढ़ी है संजय जी, ये तो बिल्कुल नजीर बन चुका है। ये ये जो जजमेंट है, ये फैसला जो है वो नजीर बन चुका है, और इस फैसले को सुनकर दूसरे जजों की भी कोई आत्मा में थोड़ी कुलबुलाई होगी, थोड़ी कचोटी होगी। हो सकता है उससे फिर तो कोई और जज इस तरह का फैसला दे दे। इन और जज अगर ये साहब का सिलसिला ट्रांसफर कब हो जाएगा? अभी कल तक हो ट्रांसफर जाएगा? नहीं होगा इनका, अभी ट्रांसफर नहीं कल होगा तक इनका, अभी तुरंत ट्रांसफर होगा तो उस पर आरोप लग जाएगा, अभी थोड़े दिन बाद होगा ट्रांसफर। कुछ जांचें वांचें शुरू हो जाएंगी जज साहब की। जब ये बात पुरानी हो जाएगी तब जांच भी शुरू नहीं होगी, जब ये बात पुरानी होगी तब होगा सब ये, अभी कुछ नहीं होगा।
लेकिन जज के फैसले ने लेकिन बिल्कुल ऐसा होता है कि जिस तरह बुराई की छूत होती है, उसी तरह अच्छाई की भी छूत होती है। अच्छाई भी संक्रामक होती है, बुराई भी संक्रामक होती है, अच्छाई भी संक्रामक होती है। इन जज साहब ने जो फैसला दिया है, ये भी एक संक्रामक फैसले का काम कर सकता है, और हो सकता है कुछ युवा या कुछ तजुर्बेकार जज इससे प्रेरणा लेकर इस तरह के कुछ फैसले देने लगे। वैसे बड़ी हिम्मत की बात नहीं है, और जो टिप्पणी की है उन्होंने कि लोकतंत्र में सबको हक है कि अमित शाह को मुर्दाबाद नहीं कह सकते। संजय सिंह ने पार्लियामेंट में कह दिया तो वो बेचारे जेल काटा है बिना सबूत के। तो जज का ऐसा कहना बड़ी बात तो है ही है, लगता है तो है ही है कि लोग बड़े बहुत बड़ी बात। खुश। आज के जमाने में ऐसी बात कहना बहुत बड़ी बात है संजय जी, मुझे भी बहुत ताज्जुब हुआ सुनकर, लेकिन फैसला उनका बहुत अच्छा। फैसला उनका बहुत। आज मणिपुर से मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए, अभय जी प्रधानमंत्री मणिपुर जाने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं सालों से, और मणिपुर फिर सुलग रहा है। एक बार गए थे क्यों 1.5 नहीं घंटे समझ, के लिए केवल, उसमें भी काले झंडे दिखा दिए थे, नौजवान ने बड़े गुस्से में आ गए थे। मणिपुर संभाल क्यों नहीं पा रही सरकार? 22.5 लाख की आबादी वाला मणिपुर संभाल नहीं पाते, वो तो मुसलमानों को राष्ट्रीय रोजगारी स्वयंसेवक संघ देते का हैं। प्रोजेक्ट है भाई, आप लोग समझ, मैं कह चुका हूं पूर्व पीएम के मंच पे, हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को हल्के में रख के देखते हैं। सरदार पटेल और नेहरू भी उनको हल्के में रख के देखते थे। अगर उस वक्त सरदार पटेल और नेहरू ने हल्के में रख के देखा नहीं होता, तो उसी वक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ठिकाने लगा दिया गया होता, गांधी जी की हत्या के बाद। देखिए, मणिपुर जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक प्रोजेक्ट है, जो पूरे उत्तर पूर्व के लिए एक नसीहत है कि अगर आप हिंदू बहुसंख्यक के को चैलेंज करेंगे तो आपका यही हाल होगा जो वहां पे हो रहा है। क्या लग रहा है शांति कैसे आएगी कि एक राज जल रहा है, पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है, शांति कैसे आएगी? जिस दिन बीजेपी की सरकार चाहेगी उस दिन शांति हो जाएगी, उसी तो दिन हो, बीजेपी एक जाएगी। 24 घंटे के अंदर हो जाएगी शांति, 24 घंटे के अंदर। अच्छा, मुझे एक आखिरी सवाल और बता दीजिए। आप मुझे सारे अधिकार दे दीजिए, 24 घंटे के अंदर शांति न हो जाए तो जो सजा आप तजवीज करेंगे वो मानने को तैयार हूं मैं। हाँ, मैंने वहां पे मणिपुर के चीफ जस्टिस का इंटरव्यू किया था, कह रहे थे मैं चीफ जस्टिस था, मेरे घर के सामने गोलियां चल रही थी, ये हाल था। सिद्धार्थ जी का मैंने इंटरव्यू किया था। अच्छा, एक आखिरी सवाल। मणिपुर के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे एन वीरेन सिंह, उनके ऊपर आरोप था कि खुद हथियार बंटवाते थे हिंसा के लिए, ये था आरोप। अच्छा, और मुझे बीजेपी एक ने तब तक नहीं हटाया जब तक कि भाजपा के अंदर विद्रोह की नौबत नहीं आ गई। अच्छा, मुझे एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। अगर ये मोहन भागवत को इतनी ब्लैक कैट कमांडो नहीं दिए गए होते, संघ के आलीशान बिल्डिंग नहीं बनवाई गई होती, तो राम मंदिर के मामले में दत्तात्रेय होसबोले इतने दिन बाद बयान देते, शुरू में नहीं दे देते? क्या संघ को बदनाम करने की रणनीति बना रहे हैं देखिए, ये? मेरा मानना यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आगे चल के इस बात को सोचेगा कि इन तमाम नेताओं को ये ब्लैक कैट कमांडो की सुरक्षा नहीं लेनी चाहिए थी, और संघ को ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी नहीं स्वीकार करनी चाहिए थी। संघ जैसे पहले काम करता था, छोटे मिडिल क्लास फ्लैट्स में लेकर एक प्याले में चाय और एक कटोरी में एक ग्लूकोज का बिस्कुट रखा हुआ पार्ले का, बस वो जैसे हम जाते थे, एक चाय दे दी गई एक प्याले में और वो एक बिस्कुट दे दिया गया, यही स्वागत सत्कार होता था संघ के तरफ। अगर संघ अपनी उस छवि को और काम करने की उस शैली पे कायम रहता तो आज संघ ज्यादा फायदे में होता, उसकी साख भी ज्यादा होती, उसके कार्यकर्ताओं में जो गिरावट आई है वो गिरावट भी नहीं आती। मेरे ख्याल से संघ की जो आने वाली पीढ़ियां होंगी वो इस पूरे सत्ताधारी जो अवधि है, इस सत्ताधारी अवधि को आलोचना की दृष्टि से वो लोग देखेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, यही लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे समय दिया, बातचीत की, थैंक यू। ये थे अभय दुबे जी, और चंदा चोरी और विनय कटियार के झूठ का एक लंबा विस्तार से हम लोगों ने बातचीत की। चंदा चोरी संघ के माथे पर एक कलंक हो गया है। अभय जी सही कह रहे थे, मोहन भागवत को समझना चाहिए, ये ब्लैक कैट कमांडो, ये संघ के 5 स्टार होटल, जगह जगह राज्यों में भैया जी के संग खड़े होने वाले भूमाफिया, उत्तर प्रदेश में एक साहब सबको असहाय कर गए भैया जी का नाम लेकर। इस तरह के तमाम लोग कहीं ना कहीं से पैदा हो जाते हैं, जो भैया जी यानी बीजेपी के संगठन मंत्री के दाएं बाएं रहते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, बताइएगा जरूर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।